आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट में हम कंसिलिएशन वाला चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 13 है और यह एक्ट का पार्ट 3 है, भाग 3। इसमें सेक्शन 61 से 81 तक है। अब तक हमने 66 सेक्शन कर लिए जो 3 वीडियोस में आपने पढ़ा होगा। अब हम सेक्शन 67 पे आते हैं। सेक्शन 67 यह सुलहकर्ता की भूमिका के बारे में हमें बताता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है, सुलहकर्ता को अपना पार्ट किस तरह से प्ले करना है, उसे सुलह की कार्रवाइयों के संचालन में किस तरह से क्या करना है, यह मार्गदर्शन यह सेक्शन देती है। तो 67 के अनुसार क्या है, सुलह कार्रवाइयों के संचालन में सुलहकर्ता को अपनी भूमिका निभाने में कुछ सिद्धांतों की पालना करनी जरूरी होगी। तो वह सेक्शन 67 इन सिद्धांतों के द्वारा सुलहकर्ता का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, यह फर्स्ट सिद्धांत क्या हो सकता है। तो उसमें आपके लिखा हुआ है 67 के 1 में कि सुलहकर्ता पक्षकारों के सौहार्दपूर्ण निपटारा करने के प्रयासों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से उसकी सहायता करेगा। यानी फर्स्ट सिद्धांत हम देखें, स्वतंत्रता और निष्पक्षता देख सकते हैं हम, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी। तो 67 का 1 क्या कहता है कि सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के दौरान विवाद का आपसी समझौते से प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए पक्षकारों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें स्वतंत्रता और निष्पक्षता से उनकी सहायता करेगा। तो सुलहकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी स्किल यानी कि अपनी जो कुशलता है, दक्षता है, उसका प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से सुलह कार्रवाइयों का संचालन वह इस प्रकार से करे कि विवाद का निपटारा सौहार्द ढंग से हो सके, यानी प्रेम पूर्वक वातावरण में हो सके और पक्षकारों के बीच कोई कटुता पैदा न हो। अब सेकंड सिद्धांत हम 67 के 2 से उठाते हैं, वस्तुपरकता, ऋजुता एवं न्याय, यानी ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस। तो 67(2) कह रहा है कि सुलहकर्ता विवाद के निपटारे में किन किन चीजों, किन सिद्धांतों का ध्यान में रखेगा, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता, ऋजुता फेयरनेस और जस्टिस यानी न्याय के सिद्धांत से वह मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। तो सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों के जो हित है, उनके अधिकार, उनके आभार यानी कि ऑब्लिगेशंस यानी दायित्व, उन पर वह वस्तुपरकता, निष्पक्षता और दोनों पक्षकारों को अपनी बात करने का अवसर देते हुए फेयरनेस यानी ऋजुता से विवाद के निपटारे में पक्षकारों की सहायता करेगा। तो इस तरह से फेयरनेस से काम होगा, न कि मनमाने ढंग से। पक्षकारों के अधिकारों और आभारों यानी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पर विचार करते समय सुलहकर्ता क्या करेगा, वह मामले की जो तात्कालीन परिस्थितियां यानी कि उस समय की जो सिचुएशंस हैं उनको ध्यान में रखेगा। संबंधित व्यापार की प्रथाएं जो हैं यानी यूजेस, उनको भी ध्यान में रखेगा। पहले की कोई व्यापारिक परिपाटियां यानी कि कोई बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं और अन्य कोई जो इनसे टच होती है, उन सब बातों को ध्यान में रखेगा। तो इस तरह से वह फेयरनेस से और जस्टिस से काम करते हुए उनकी सहायता करेगा। अब हम एक और सिद्धांत देखते हैं कि कार्रवाई का उचित संचालन करने का जो सिद्धांत है कि वह उचितता से संचालन करेगा। वह है 67(3) में कह रहा है कि सुलहकर्ता को सुलह की कार्रवाई को संचालन
कैसे करना चाहिए कि उसे ऐसी रीति से संचालन करना चाहिए जिसे वह उचित समझे, अप्रोप्रिएट समझे, जिसे वह संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए उसे लगे कि हाँ, अब ये रीति ठीक है संचालन करने के लिए, तो वह उस रीति से संचालन करेगा। तो उचित ढंग का निर्धारण करने में वह किन चीजों का ध्यान में रखेगा, वह पक्षकारों की परिस्थिति क्या है उसको ध्यान में रखेगा, और अगर पक्षकारों की कुछ इच्छाएं हैं, विशेष हैं, उन पर भी वह विचार करेगा। यदि पक्षकार यह इच्छा व्यक्त करें कि वह उनके मौखिक कथनों को सुने, तो उसे कथन को मौखिक रूप से ही सुनना चाहिए ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। अब जो 67(4) आपका है वह सेटलमेंट के संबंध में प्रपोजल को बताता है। तो ये कहता है कि सुलहकर्ता सुलह कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर यानी किसी भी प्रकरण पर विवाद के निपटारे के लिए पक्षकारों के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यानी सुलहकर्ता किसी भी स्टेज पर पक्षकारों को यह कह सकता है, यह उनके सामने प्रपोजल पेश कर सकता है कि आप विवाद का निपटारा कर ले, सेटलमेंट कर ले। तो यह जरूरी नहीं है कि वह लिखित में हो, अतः यह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। लेकिन यह है कि सुलहकर्ता पक्षकारों को बाध्य नहीं कर सकता कि वह उसके सेटलमेंट के जो प्रपोजल है उनको स्वीकार ही करे। यानी पक्षकार स्वीकार करे या नहीं करे, यह वह देखने के लिए पक्षकार पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे कि वे इस प्रपोजल को माने या ना माने। ठीक है, इस तरह से जो कंसिलिएटर का रोल है वह 67 में बताया गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 68, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, प्रशासनिक सहायता। जैसा कि आर्बिट्रेशन में भी मैंने आपको इस टाइप की एक सेक्शन बताई थी कि आर्बिट्रेटर प्रशासनिक सहायता ले सकते हैं किसी संस्था और व्यक्ति से, इसी तरह से सुलह में भी सेक्शन 68 कहता है कि सुलह कार्रवाइयों को सुगम बनाने के लिए पक्षकार अथवा पक्षकारों की सहमति से सुलह करता उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता के लिए व्यवस्था कर सकेगा। यानी कि या तो सुलह करता या पक्षकार दोनों को यह अधिकार देती है कि सुलह कार्रवाइयों में सुगम संचालन यानी कि आसानी से उसका संचालन हो सके उसके लिए प्रशासनिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और यह सहायता किससे, किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। यदि प्रशासनिक सहायता पक्षकार खुद लेना चाहता है तो उसके लिए दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सहमति आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर एक पक्षकार लेना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वह दूसरे पक्षकार से सहमति ले। लेकिन अगर सुलहकर्ता ऐसी प्रशासनिक सहायता लेना चाहता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि विवाद के दोनों पक्षकार ऐसी सहायता के लिए अपनी सहमति दे। ध्यान रखिए यहाँ यह है कि दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक होगी, और ऐसी सहमति किसी व्यक्ति अथवा संस्था के थ्रू ली जा सकती है। इस तरह से सेक्शन 68 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 69 करेंगे। वह सुलहकर्ता और पक्षकारों के बीच संसूचना को बताता है, और उसके साथ ही सेक्शन 70 भी करेंगे, सूचना का प्रकटन यानी कि सूचना इंफॉर्मेशन किस तरह से डिस्क्लोज करनी है उसके संबंध में हम प्रोविजंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।